तो स्टूडेंट्स बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देखिए अगर आपको दे रखा हो ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, अगर आपको चार वेरिएबल्स या चार नंबर ए बी सी एंड डी प्रोपोर्शन में दे रखे हैं तो इसका मतलब आपको क्या समझना चाहिए। अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है तो ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी आपको समझना चाहिए। इसका मतलब आपको और क्या समझना चाहिए कि ए और बी का रेशो बराबर होगा सी और डी के रेशो के बराबर। इसका मतलब आपको और क्या समझना चाहिए, इसका मतलब आपको और समझना चाहिए कि ए बी सी और डी को आप इस तरह के रिलेशन में भी लिख सकते हो। कभी कभी आपने देखा होगा क्वेश्चन में ऐसा फॉर्मेट लिखा है, जिसका मतलब क्या होता है, इन चारों को ए बी सी डी को अगर इसमें से या इसमें से किसी एक रूप में लिखा है, इस फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब ए बी सी डी किस में दे रखे हैं, प्रोपोर्शन में। आपने देखा होगा कि अगर दो रेशो बराबर होते हैं तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके कैसे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देता हूँ ए डी बराबर बी सी। इस तरह की फॉर्म पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर इन दोनों को मैं बोल देता हूँ एक्सट्रीमिटीज, और इन दोनों को मैं बोल देता हूँ मीन। मिडिल वाले दोनों नंबर को मैं बोल दूंगा मीन, और एंड पॉइंट्स या एक्सट्रीमिटीज जो दोनों बाउंड्री पर है उनको मैं बोल दूंगा एक्सट्रीमिटी। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू होता है एक्सट्रीमिटीज का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर होता है एक्सट्रीमिटीज का प्रोडक्ट, जब ए बी सी डी किस में हो, प्रोपोर्शन में हो। अगली बात, प्रोपोर्शन में मुझे और क्या समझनी चाहिए, रेशो में मुझे और क्या समझनी चाहिए कि अगर ए बी सी एंड डी आर इन कंटिन्यूट प्रोडक्ट, ध्यान से सुने ना, कंटिन्यूट प्रोपोर्शन, कंटिन्यूट प्रोपोर्शन, अगर ए बी सी डी कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में दे रखे हैं, यहाँ पर केवल मैंने प्रोपोर्शन लिखा है भाई, और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, कंटिन्यूट प्रोपोर्शन। तो कंटिन्यूट प्रोपोर्शन और प्रोपोर्शन का मतलब अलग अलग होता है। तो अगर कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में अगर आपको ए बी सी डी दे रखे हैं, चार वेरिएबल, चार नंबर दे रखे हैं, जिसको आप कैसे लिख सकते हो, ए बाई बी। यहाँ पर ए बाई बी था तो सी और डी से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में क्या होता है, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी। चूंकि चार ही वेरिएबल है इसलिए डी पर खत्म हो जाना है। अगर एक और वेरिएबल होता है तो यहाँ आता है डी बाई ई, एक और इक्वल टू करके क्या लगा देता मैं, डी बाई ई। तो इसका मतलब होता है कंटिन्यूट प्रोपोर्शन। जब चार वेरिएबल कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में होंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा। अगर इसी बात को मैं दोबारा बोलूं और इस बार केवल तीन वेरिएबल के लिए बात करता हूं, ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूट प्रोपोर्शन, कंटिन्यूट प्रोपोर्शन, अगर ए बी सी कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में है तो इसको कैसे लिखूंगा, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी ओनली, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी ओनली। अगर ए बी सी कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में है तो इस तरह से लिखा जाएगा, और ए बी सी डी अगर चार वेरिएबल कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में है तो इस तरह से लिखा जाएगा। ये बातें आपको यहाँ से समझ में आनी चाहिए। इससे आप और क्या रिलेशन बना सकते हो, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी भी दिखा सकते हो। अब हमें और क्या दिक्कत आती है भाई मैथ्स में, आगे जब हम पढ़ेंगे, एक वर्ड आता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अगर आपको दो रेशो, इस तरह के दो रेशो बराबर दे रखे हैं, इस तरह के दो रेशो बराबर दे रखे हैं, मतलब ए बी सी डी अगर प्रोपोर्शन में दे रखे हैं, तो अगर आपको इफ़ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी अगर आपको दे रखा है तो कंपोनेंडो वर्ड का मतलब क्या होता है। अगर आप इन दोनों रेशो में वन ऐड कर देंगे, दोनों साइड, बोथ साइड, ए बाई बी प्लस वन इक्वल टू सी बाई डी प्लस वन। देखो ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में मैंने बोथ साइड सेम ऑपरेशन परफॉर्म किया, दोनों साइड मैंने प्लस वन कर दिया, तो इक्वेशन अभी भी बैलेंस है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, प्लस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ, प्लस वन ऐड कर सकता हूँ, प्लस वन ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब इसको एलसीएम लेकर क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस बी बाई बी और इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, इस प्रोसेस को मैं बोल देता हूँ कंपोनेंटो, कंपोनेंटो मतलब किसी रेशो में +1 ऐड करने के बाद जो रेशो का रेशो इक्वल में दिखते हैं, जो इक्वेशन दिखती है उसको मैं कंपोनेंटो बोल देता हूँ। इस प्रोसेस को मैं बोल देता हूँ कंपोनेंटो। सिमिलरली डिविडेंडो क्या होता है, डिविडेंडो तो सेम रेशो में लेता हूँ और इस सेम रेशो में मैं दोनों साइड -1 कर देता हूँ, मतलब इक्वेशन को बैलेंस कर देता हूँ। एक बार +1 किया है मैंने कंपोनेंटो निकालने के लिए और एक बार -1 किया है डिविडेंडो निकालने के लिए। अगर किसी रेशो इक्वल रेशो में अगर आप दोनों साइड -1 कर देते हैं तो आपको जब ये कैलकुलेशन करने के बाद जो रेशो मिलते हैं बराबर में, वो डिविडेंडो वाला प्रोसेस कहलाता है, डिविडेंडो। मैं दोनों को अलग अलग यहाँ पर काम नहीं लूँगा। मैं बोलूँगा, अगर आपको कोई रेशो दे दूंगा और बोलूँगा अप्लाई CND, अप्लाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, तो अप्लाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का मतलब क्या होता है, आपने एक बार +1 किया होगा, एक बार आपने -1 किया होगा और दोनों इस तरह के रेशो निकाले होंगे। अगर इन दोनों रेशो को मैं डिवाइड कर देता हूँ तो राइट हैंड साइड से डिवाइड होगा और लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगा। मतलब ये वाली साइड इधर डिवाइड हो जाएगी तो D से D कैंसिल हो जाएगा और ये वाली साइड इधर डिवाइड हो जाएगी तो B से B कैंसिल हो जाएगा। तो CND एक साथ अप्लाई करने का मतलब क्या है, इफ A बाई बी इक्वल टू C बाई D दिया हो, अगर इफ A बाई बी इक्वल टू C बाई D दिया हो एंड मैं बोलता हूँ अप्लाई CND का मतलब यहाँ पर क्या है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। CND का एक और मतलब होता है, वो टिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर CND का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो जब मैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई करने के लिए बोलता हूँ इस रेशो में, तो आपको करना क्या है, वो मतलब इस तरह से ना, इस तरह से इन दोनों का डिवीजन कर देना है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। या फिर इस बात को अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो ऊपर जो नंबर लिखा है उसको आप दोनों जगह लिख दीजिए, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, और b को एक बार प्लस और एक बार माइनस कर दीजिए। वही सेम प्रोसेस यहाँ करिए जो आपने इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म पर किया है, रेशो पे किया है। तो c दोनों तरफ लिखेंगे, ऊपर वाला दोनों तरफ लिखना है और नीचे वाला एक बार प्लस एक बार माइनस करना है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं भैया, इसका उल्टा मतलब आप दोनों तरफ a लिख सकते हैं, दोनों साइड ऊपर वाला नंबर लिखेंगे और ऊपर माइनस नीचे प्लस कर सकते हैं। मतलब इस रेशो को उल्टा कर दूंगा तो बराबर ही आएगा ना भाई। तो प्लस माइनस या माइनस प्लस प्रोसेस ध्यान में रखना, अगर यहाँ माइनस प्लस किया है तो यहाँ पर भी माइनस प्लस करोगे। तो इस तरह के रेशो को CND लगाने के बाद, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाने के बाद इस तरह से लिखा जाता है। ये रेशो कैसे आता है, इन दोनों का डिवीजन है भैया। तो किसी भी रेशो में CND लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कभी भी बोल दूंगा अप्लाई CND, तो अप्लाई CND का मतलब क्या होता है कि मैंने कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाया है। अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं CND लगाया कैसे जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल बोलूँगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि CND यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है ना। इफ x अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 2/3 देन गेट x, ठीक है, देन फाइंड x। अगर आपको x अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 2/3 दे रखा है और x निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं या फिर आप इस तरह से कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब आपको मैं बस यूज़ बताना चाहता हूँ कि CND लगाया कैसे जाता है ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूशन निकालने के लिए ना मैं CND अप्लाई कर रहा हूँ, कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई कर रहा हूँ। तो ऊपर वाला दोनों जगह लिख दिया मैंने और नीचे वाला एक बार प्लस कर दिया और एक बार मैंने माइनस कर दिया। तो नीचे वाला जब मैं माइनस करूँगा तो वो माइनस अंदर जाएगा, तो दोनों ही पॉजिटिव वाली टर्म्स नेगेटिव बन जाएगी। सेम प्रोसेस यहाँ करूँगा, अगर मैंने यहाँ पर प्लस और माइनस ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो यहाँ पर भी मैं प्लस माइनस ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। ऊपर वाला मैंने दोनों साइड लिखा है। अब माइनस प्लस करना चाहते हैं तो माइनस प्लस आपकी इच्छा है कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन करूँ तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद मुझे ऊपर से नज़र आता है 2x प्लस 1 और नीचे से नज़र आता है -1 ओनली। यहाँ पर नज़र आता है 5 और नीचे से नज़र आता है -1।
-1 से -1 यहाँ कैंसिल कर दूंगा और रिजल्ट आ जाएगा 2x + 1 = 5। इसका मतलब रिजल्ट आ जाएगा 2x = 4 और इसका मतलब रिजल्ट आ जाएगा x = 2। इसका मतलब x = 2 रखने पर ही ये रेशो दोनों बराबर रहेंगे। आप x = 2 रख कर देखें, ठीक है ना। ध्यान में रखें x = -1 आंसर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये रेशनल फॉर्म है और रेशनल फॉर्म तब डिफाइन होगी जब x = -1 नहीं लिखा जाएगा। तो x = -1 हमारा आंसर तो नहीं है, इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से मैं CND का बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। हम काफ़ी जगह CND का यूज़ लेंगे भैया ना, काफ़ी जगह हम आपको रेशो दे देंगे और या फिर कुछ क्वेश्चन दे देंगे और वहाँ पर आपको CND काम में लेना होगा, ठीक है। कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ से समझ लेनी चाहिए। वैसे लोअर क्लासेस में सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं ना। HCF, ठीक है ना। HCF निकालना, HCF ऑफ A/B, B/C, सॉरी यहाँ पर मैं नंबर्स ही ले लेता हूँ ताकि हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। अगर मुझे अगर मुझे नंबर 1 और 2 का HCF निकालना है तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डेफिनेशन से पता है 1 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे कोई बहुत सारे ऐसे नंबर है जो रेशनल फॉर्म में लिखे हैं और उनका HCF निकालना है, तो उनका पैटर्न मुझे समझ में आना चाहिए ना। जब हम फंक्शन नाम का एक चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें ये काम आएगा, HCF और LCM काम आएगा। तो मैं आपको HCF और LCM दोनों चीज़ें बता देता हूँ रेशनल नंबर्स का। यहाँ पर 9/2 लिखा है, यहाँ पर आपको 3/4 लिखा है और 6/7 लिखा है, ठीक है ना। आप इन 3 रेशनल नंबर का, रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों का आप निकाल सकते हो। अभी मैं रेशनल नंबर की बात कर रहा हूँ। इन 3 रेशनल नंबर का HCF अगर आपको फाइंड आउट करना है तो HCF लिखा है, इसका मतलब HCF ऑफ ऊपर वाले नंबर्स। आपको ऐसे लिखना है 9, 3 और 6 का HCF डिवाइडेड बाय LCM ऑफ नीचे वाले नंबर 2, 4 और 7। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो HCF ऑफ रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर लिखे हैं, अगर 4 लिखें तो 4 भी आ जाएंगे यहाँ पर, 2 लिखें तो 2 आ जाएंगे। अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज कर लीजिएगा। HCF ऑफ 3 रेशनल नंबर को मैं कैसे लिखूंगा, HCF लिखा है तो ऊपर वाले जितने भी नंबर हैं उनका सबका HCF आ जाएगा और नीचे वाले जितने भी नंबर हैं उन सबका LCM आ जाएगा। अब आपको 9, 3, 6 का HCF काम लेना है और LCM ऑफ 2, 4 और 7 काम लेना है। तो 2, 4 और 7 का LCM वो तो होता है 28, ठीक है। वो आपको निकालना आता होगा। 2, 4, 7 का LCM कितना आएगा, 28 आ जाएगा। और HCF की बात करूं तो 9 के फैक्टर हो जाएंगे 1 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 3 के फैक्टर हो जाएंगे 1 क्रॉस 3 और 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 क्रॉस 1 क्रॉस 3। तो अगर मैं इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखूं तो 1 क्रॉस 3 आता है। इसका मतलब इन सबका HCF कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब HCF ऑफ दिस नंबर्स इज इक्वल टू 3/28। सिमिलरली LCM ऑफ सिमिलर नंबर्स, मतलब इन सभी नंबर्स का, ऊपर वाले सभी नंबर्स का अगर मैं LCM निकालता तो LCM क्या आता। अब LCM ऊपर आ रहा है, देखो LCM निकालना है इसलिए LCM को ऊपर लिखूंगा, 9, 3 और 6 का LCM लिखूंगा और HCF ऑफ लोअर नंबर्स, नीचे वाले नंबर्स का HCF लिखूंगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये जब हम पीरियड निकालेंगे LCM वगैरह हमें काम आएगा वहाँ पर फंक्शन में, तो हमें समझ में आना चाहिए कि LCM क्या होता है, HCF क्या होता है। तो 9, 3, 6 का तो यहाँ LCM निकालना पड़ेगा और HCF निकालना पड़ेगा 2, 4, 7 का। तो 2, 4 और 7, तो 7 ओड नंबर है और ये दोनों इवन नंबर है, इसलिए इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 ही आएगा, क्योंकि इसका फैक्टर होता है 1 क्रॉस 7 और इनके फैक्टर के साथ ये कॉमन नहीं हो सकता। LCM की बात करते हैं 9, 3 और 6। 9, 3, 6 का LCM 18 आता है। कितना आता है भाई, 18। 9 के, 3 के और 6 के LCM निकाल लेते हैं यहाँ पर। 9, 3, 6, तो 3 से डिवीजन किया या 2 से कर दिया है तो आ जाएगा 9, 3 और 3, फिर 3 से किया 3, 1, 1, फिर आ जाएगा 3, 1, 1, 1, तो 9, 18 हमारे पास क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। इसका मतलब मुझे HCF और LCM ऑफ एनी नंबर्स ये मुझे अब निकालना आ गया, चाहे रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, हमें यहाँ पर इस फॉर्मेट को समझ लेना ज़रूरी है। ऊपर वाले का HCF लिखा जाएगा अगर HCF लिखा है और नीचे वाले का LCM लिखा जाएगा, उल्टा लिखा जाता है नीचे।
एलसीएम ऊपर लिखा है, एलसीएम लिखा है तो एलसीएम ऊपर लिखा जाएगा, एचसीएफ नीचे लिखा जाएगा। इस तरह से हमें ये काम में लेना है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह आपका प्यार बना रहे तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। हो सके तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।